नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 10 में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपको अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 से कुल 27 प्रश्नों का टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेशन एंड होने के बाद आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपके 27 में से कितने प्रश्न सही हुए। और साथ में ये जो प्रश्न आज हम आपको कराएंगे ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। और अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाता है, इन अध्याय से प्रश्न बनाता है, तो पूरी संभावना रहेगी कि आज की क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरी तरीके से जो हमारे प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी पर लाइन बाय लाइन आधारित होते हैं। इससे पहले हमने आपको भारत भौतिक पर्यावरण, जो कि भूगोल की ही पुस्तक है, क्लास 11th एनसीईआरटी में 2 पुस्तकें चलती हैं, भारत भौतिक पर्यावरण, यहाँ से 6 चैप्टर आपके थे। 6 चैप्टर को हमने 9 एपिसोड में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो अभी तक अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस पार्ट सेकंड के लिए 8 प्रश्नों के लिए आप इन प्रश्नों को देखकर जा सकते हैं। आज से हम आपके लिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं और एपिसोड नंबर 10 है ओवरऑल हमारा। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और कुल मिलाकर आपका एक टेस्ट के तरीके से होगा। आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट करना रहेगा, देन हम राइट आंसर बताएंगे। इसके अलावा जब सेशन एंड हो जाएगा तो एक बार आप एक परमानेंट कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं, जिससे आने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी जो है एक कंपैरिजन कर सकें, देख सकें कि औरों के कितने अंक आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लास 11th एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का नाम है। अध्याय 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यहाँ से कुल 22 प्रश्न होंगे। इसके अलावा अध्याय 1 को भी हमने यहाँ पर 5 प्रश्न ले लिए, ज़्यादा यहाँ से काम का था नहीं, तो 5 प्रश्न यहाँ से भी ले लिए हैं। और अध्याय नंबर 2 से पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से कुल 22 प्रश्न। इसके अलावा आपको आज के क्लास में सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सौरमंडल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपको क्लास 6 एससीईआरटी में, तो क्लास 6 एससीईआरटी वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने एमसीक्यूज़ आपको अलग से भी कराए हैं पढ़ाने के साथ में। तो आप एक बार क्लास 6 एससीईआरटी भूगोल वाला जो सीरीज़ है और एनसीईआरटी भूगोल वाला जो सीरीज़ है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसका भी जो लिंक है कमेंट सेक्शन में हम आपको पिन कर देंगे प्लेलिस्ट का, और साथ में एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ का भी आपको प्लेलिस्ट जो है हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। वहाँ से जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1 से लेकर 5 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे ये अध्याय नंबर 1 से होंगे। तो पहले नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो हेरोडोटस, अरस्तु, एरिस्टोस्थनीज कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। साथ में इतिहास के जनक माने जाते हैं, इतिहास के पिता माने जाते हैं हेरोडोटस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रश्न रखा गया है। भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सूचना तंत्र कहते हैं, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या राष्ट्रीय सूचना तंत्र कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस की बात करें तो जीआईएस का पूरा नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। कभी भी किसी चीज़ का जो पूरा नाम होता है वो इंग्लिश के हिसाब से होता है, तो कभी भी आपको नाम चेक करना हो तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर चेक करिए। जैसे जियोग्राफिक, जी फॉर जियोग्राफिक, आई फॉर इंफॉर्मेशन और एस फॉर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है। क्या यह वृत्त है, सर्किल के रूप में है, या भूभाग है जिसको हम जियोइड शेप कहते हैं, या गोला है, स्फीयर है? तो पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? तो तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भूभाग। जो पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जियोइड शेप का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भूभाग बोला जाता है।
इसके अलावा बात करें तो पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है उसको आप जो है चपटा अंडाकार आकृति के रूप में समझ सकते हैं। तो चपटे अंडे के रूप में आप पृथ्वी के आकार को समझ सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भू-आभ कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पृथ्वी का जो आकार है उसको हम भू-आभ जियोइड कहते हैं। और वैसे देखने में कैसा लगता है, तो चपटे अंडाकार के रूप में या चपटे अंडे के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस के बारे में भी आपको एनसीईआरटी में पहले नंबर चैप्टर में दिया गया है। वैश्विक आधार तंत्र, ग्लोबल बेस सिस्टम, वैश्विक स्थितीय तंत्र, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक परमाणु तंत्र, ग्लोबल एटॉमिक सिस्टम। तो जीपीएस का जो पूरा नाम होता है वो है वैश्विक स्थितीय तंत्र, इंग्लिश में जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पोजिशनिंग और एस फॉर सिस्टम। तो जीपीएस का फुल फॉर्म ये है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा क्या है। तो मृदा आपको बताना है। 3 आपके सामने विकल्प है, चौथा पांचवा आप सभी को मालूम है। तो मृदा सॉइल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, परंपरागत साधन है, कन्वेंशनल रिसोर्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मृदा को हम किस रूप में देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मृदा जो है एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में यहाँ पर आपको देखना है। कुल मिलाकर यहाँ जो प्रश्न बनाया गया था नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के हिसाब से यहाँ पर आपको देखना था, परंपरागत के रूप में यहाँ पर आपको नहीं देखना था। परंपरागत साधन जो हम देखते हैं, संसाधन जो देखते हैं, तो परंपरागत जो संसाधन हम देखते हैं वो हम जो है फॉसिल फ्यूल्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ से ये क्लियरिटी रखिएगा। तो मृदा के संबंध में बात करें तो मृदा को एक नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है नवीकरणीय संसाधन। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 2 पर, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चलिए, प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप सभी अभ्यर्थी कमेंट करते समय थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखा करिए कि 6 नंबर का मान लीजिए आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तो आप इस तरीके से बस आपको इतना करना है, या 6 का बी लिख दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इस तरीके से कमेंट कर देते हैं, तो ये जो है ये स्पैम में चला जाता है। यूट्यूब क्या करता है, स्पैम में डाल देता है, तो आपका कई बार कमेंट दिखता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर ए लिखना तो ए, ये सब बहुत बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना कर दीजिए कि 6 का अगर आपको लगता है बी है तो बी लिख दीजिए, सी लगता है तो सी लिख दीजिए, ए लगता है तो ए लिख दीजिए। बस इतना ही आपको लिखना है। बाकी एक्स्ट्रा अगर आपको कोई जानकारी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना की बात करें, नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले, तो ये थे इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट यहाँ पर राइट आंसर है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो निहारिका परिकल्पना, जिसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, किसी सौर मंडल के निर्माण और विकास करने वाली एक खगोलीय घटना है। 1755 में इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था। तो यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस नामक पुस्तक में इमैनुअल कांट ने निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस का जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, उसको प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, इमैनुअल कांट। इसके अलावा इसी निहारिका परिकल्पना से रिलेटेड एक व्यक्ति और भी हैं। जैसे अगला प्रश्न यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं, 1796 में किस वैज्ञानिक ने नेबुलर या निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था, इमैनुअल कांट ने, एडविन हबल ने, पियरे लाप्लास ने। तो आपको बताना है, लाप्लास हैं, हबल हैं और कांट को तो आप जानते ही हैं। तो 1796 में पियरे लाप्लास ने नेबुलर या निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, पियरे लाप्लास या सिंपली लाप्लास। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस परिकल्पना के अनुसार समझ लीजिए कि इस परिकल्पना के अनुसार, यानी
निहारिका परिकल्पना जो है नेबुलर हाइपोथेसिस है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो आपको बताना है कि आज के समय में, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। सर्वमान्य सिद्धांत का मतलब है जो सभी लोग जिस सिद्धांत को मानते हो, तो सबसे ज़्यादा किस सिद्धांत को माना जाता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं सर्वमान्य सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन बी है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो क्या आंसर होगा 8वें नंबर प्रश्न का? तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड सबसे जो एक्सेप्टेड सर्वमान्य सिद्धांत है उसको हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आप एक बार कमेंट कीजिएगा बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को हम विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत सिंपली यूनिवर्स के विस्तरित होने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, उसी पर आधारित सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होयल। होयल ने क्या किया था, बिग बैंग सिद्धांत के अपोजिट, बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत एक और विकल्प दिया था जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट का मतलब है, स्थिर अवस्था संकल्पना का मतलब है कि ब्रह्मांड जो है किसी भी समय में एक जैसा रहा है, स्थिर रहा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें बिग बैंग सिद्धांत का, तो ये विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह मानता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। वहीं पर इसके विपरीत एक सिद्धांत है जिसका नाम है स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, नाम में ही छिपा हुआ है। तो इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा रहा है, यानी इसमें विस्तार नहीं माना जाता है, और इसको दिया था होयल नाम के एक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग सिद्धांत को दिया था? बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉमस गोल्ड, डॉक्टर एलन सुंदेश, जॉर्ज लेमेत्रे। तो कौन थे बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक, कौन थे, प्रोपाउंडर कौन थे? तो 9 नंबर प्रश्न में जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और कब किया था? 1927 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी और ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण दिए थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत, यहाँ पर थ्योरी दिया था। क्या दिया था? थ्योरी। थ्योरी मतलब जब कोई चीज़ हम लिख कर कोई चीज़ हम प्रूफ करते हैं, तो जब कोई चीज़ लिखित में कोई थ्योरी बनाई जाती है तो वो हम उसको थ्योरी बोलते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत ये एक थ्योरी के रूप में, आप सिद्धांत के रूप में समझते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड के विस्तार के अवधारणा की खोज की थी यहाँ, यानी कि कुछ उसमें उन्होंने डिस्कवरी किया था, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण खोजे थे। तो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण खोजना या ब्रह्मांड के विस्तार के अवधारणा की खोज करना, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एडविन हबल, कार्ल एडवर्ड सगन, चार्ल्स मेसियर, या एक से अधिक? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो 10वें नंबर प्रश्न की बात करें तो किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण दिया था 1920 में, ऐसा किया था एडविन हबल ने। तो एडविन हबल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण देने वालों में से एक थे एडविन हबल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की घटना आज से कितने साल पहले हुई थी? तो बिग बैंग की जो घटना है, जिसको महाविस्फोट भी कहा जाता है, आज से कितने साल पहले हुई थी? 4600 करोड़ वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, 4.7 अरब वर्ष पहले। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो बिग बैंग का जो घटना है, जो जिसको महाविस्फोट के रूप में जाना जाता है,
आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, या हो सकता है आपको विकल्प में 13.8 अरब वर्ष दिया हो। तो चाहे 13.7 एनसीईआरटी में 13.7 है, लेकिन आज कल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वहाँ पर 13.8 लिया जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे 13.7 दिया रहे, चाहे 13.8 दिया रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है? तो नेबुलर परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार आपको बताना है कि आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए है नेबुला नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय से, नेबुला नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में ऑक्सीजन गैस के संचय से, हाइड्रोजन गैस की विखंडन अभिक्रिया द्वारा। तो कैसे आकाशगंगा का या गैलेक्सी का निर्माण होता है? तो यह होता है नेबुला नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय से। एनसीईआरटी में बाकायदा दिया गया है, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपके सामने प्रश्न है। तो 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, नेबुला नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय से आकाशगंगा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका माप होता है? तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर से किसको मापा जाता है? समय को मापा जाता है, टाइम को मापा जाता है, या फिर दूरी डिस्टेंस को मापा जाता है, या वेग वेलोसिटी को मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मापक है? तो राइट आंसर 13वें नंबर प्रश्न का है दूरी, डिस्टेंस का मापक होता है प्रकाश वर्ष। और आज के प्रश्न थोड़ा आपको टफ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो एक ज्योग्राफी का सेक्शन होता है उससे थोड़ा हटके हैं। आगे आने वाले क्लासेस में आपके बहुत महत्वपूर्ण हम आपको प्रश्न कराएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जो सौर विकिरण वाला, इसी पुस्तक का जो हम करा रहे हैं आपको प्रश्न, सौर विकिरण से आपको टीआरई 3.0 एग्जाम में पीआरटी में 3 प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछ लिए गए थे। तो वैसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है वो भी आगे आएंगे, इधर आपको थोड़ा प्रश्न कठिन भी लग सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर दूरी का माप करता है, माप होता है। राइट आंसर बी है। और प्रकाश की गति आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? आपको मील में बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। 150 मिलियन मील है, 93 मिलियन मील है, या 100 मिलियन मील है? क्या होगा? तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो है, मिलियन मील में बात करें तो 93 मिलियन मील है। राइट आंसर बी है। और इसके अलावा 2 डाटा और याद रखने हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी किलोमीटर में अगर आपसे पूछेगा तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर या 150 × 10⁶ किलोमीटर, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। अथवा 14 करोड़ जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, 14,95,98,000 किलोमीटर, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। बाकी जो बीपीएससी ने अभी तक पूछा है वो ये पूछा है 150 मिलियन किलोमीटर पूछा है, और इसके अलावा 93 मिलियन माइल, ये आप दोनों याद रख सकते हैं। बाकी उतना लंबा डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 14,95,98,000 किलोमीटर, इतना लंबा डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चाहे आप 2 याद रखिएगा, 93 मिलियन माइल याद रखिएगा, या मील याद रखिएगा, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है प्रकाश वर्ष या प्रकाश मिनट के संदर्भ में? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी 8.3 प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, 8.3 प्रकाश मिनट है, लाइट मिनट है, 7.3 प्रकाश मिनट है, या लाइट मिनट है। तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी लाइट मिनट में, प्रकाश मिनट में जो देखा जाता है वो होता है 8.3। लगभग में अगर आपसे पूछेगा तो आपको विकल्प में 8 भी दिया रहेगा। तो अगर आपसे पूछेगा लगभग कितना, तो आप 8 को भी सही आंसर मान लीजिएगा। बीपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछा गया है, तो वहाँ पर 8 माना गया है। तो अगर लगभग आपसे पूछेगा तो आप 8 मिनट मान लीजिएगा। तो 8.3 प्रकाश मिनट एग्जैक्टली होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर पहली प्रकाश किरण पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर पहली प्रकाश किरण पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ है,
अगर लगभग में पूछेगा तो फिर वही बात है, लगभग में पूछेगा तो आपको 8 मिनट आंसर मानना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौरमंडल सोलर सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सौरमंडल सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य आते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड है। कौन कौन आते हैं सौरमंडल के अंतर्गत? तो आसान प्रश्न आपके लिए, सूर्य तो रहेगा ही रहेगा, सूर्य मुखिया है सौरमंडल का। सूर्य के साथ में ग्रह भी हैं, ग्रह के अलावा आप देखेंगे ग्रह 4 ग्रह हैं, फिर जो है 5वां ग्रह, 6ठा, 7वां, 8वां, बीच में जो पेटी है इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, जहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी इसी बीच में है, तो ये भी आपका तीनों यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा सौरमंडल में धूमकेतु भी होते हैं, धूमकेतु जिनको हम कॉमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य आता है, ग्रह आते हैं 4 ग्रह, और जो ये आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह हैं, तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। इसके अलावा धूमकेतु, कॉमेट जिनको बोलते हैं, ये भी सौरमंडल के पार्ट होते हैं। तो सौरमंडल के अंतर्गत सभी आते हैं, तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनर प्लैनेट्स भीतरी ग्रह, ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में स्थित है। पहला विकल्प आपके सामने है, यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट की तुलना में ये अधिक घनत्व वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपके सामने है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो इनर प्लैनेट्स शुरुआत के जो 4 होते हैं, इसको आप जो है सूर्य मान लीजिए, तो जो शुरुआत के 4 हैं, उसके बाद फिर जो है बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, पेटी है, और इसके बाद फिर जो है 4 जो है बाह्य ग्रह होते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो है यहाँ पर हमने सांकेतिक रूप से एस्टेरॉइड बेल्ट बनाया है। तो सूर्य यहाँ पर है और क्षुद्र ग्रह की पेटी ये है। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच में क्या स्थित है भीतरी ग्रह? तो आप कहेंगे बिल्कुल, जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटी के बीच में स्थित है। तो पहला विकल्प आपका सही हो गया। फिर है, इन्हें पार्थिव टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो इन्हें पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी की तरह, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह की तुलना में ये अधिक घनत्व वाले हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, भीतरी ग्रह होते हैं, पार्थिव होते हैं। पार्थिव होने के साथ साथ ये इनका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है आउटर प्लैनेट से, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बाह्य ग्रह होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं, ये गैसीय प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प आपके सही है। तो राइट आंसर आपका 1 से अधिक है। भीतरी ग्रह की बात करें तो भीतरी ग्रह में आपके आते हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये आपके 4 जो ग्रह हैं इनको हम भीतरी ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके अलावा इनको हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोबियन ग्रह क्या होता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, या 1 से अधिक? तो जोबियन ग्रह की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जोबियन ग्रह हम जो बोलते हैं वो हम बाह्य ग्रह को बोलते हैं, जो गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं। और जोबियन ग्रह जो होते हैं, जोबियन का मतलब होता है जुपिटर के तरह ग्रह। तो जुपिटर की तरह जो ग्रह होते हैं उन्हीं को हम जोबियन ग्रह बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति है। मंगल की बात करें और शुक्र की बात करें तो ये आपके जो है आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह, तो ये आंसर तो हो नहीं सकते, कट जाएंगे। तो बृहस्पति आपका राइट आंसर है। बृहस्पति के साथ में 3 और भी हैं, जैसे कि बृहस्पति के साथ में शनि है, शनि के बाद जो है यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून, ये जो है 4 आते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। शनि को सैटर्न बोलते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम जोबियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा।
बाह्य ग्रह की बात करें, जोबियन प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं हम, या गैसीय प्लैनेट भी बोलते हैं, या जायंट प्लैनेट। अगर जायंट प्लैनेट भी आपसे पूछेगा, जायंट प्लैनेट का मतलब क्या होता है, बृहद ग्रह। अगर आपसे बृहद ग्रह भी पूछेगा तो इन्हीं को हम, चूँकि इनका जो आकार होता है, साइज होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो बाह्य ग्रह भी बोलते हैं इनको, जोबियन प्लैनेट भी बोलते हैं, जायंट प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका है, क्षुद्र ग्रह पेटी, एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल, मंगल और शनि, एक से अधिक। तो क्षुद्र ग्रह पेटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि ये जो है सन हो गया, हमारा सूर्य हो गया, और यहाँ पर जो है 4 ग्रह हैं। आप सभी को मालूम है 4 ग्रह हो गए, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गए और मंगल ग्रह हो गया। तो 4 ग्रह हो गए। अब बीच में पड़ता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर इसके बाद कौन स्टार्ट होता है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि आएंगे, शनि के बाद जो है यूरेनस आएंगे और नेपच्यून आएंगे। इस तरीके से तो आप देखेंगे ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये कहाँ पर पाया जा रहा है, मंगल ग्रह इधर है, बृहस्पति ग्रह इधर है। तो कुल मिलाकर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते थे कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है ये पूरी तरीके से जो 4 शुरू के 4 हैं और बाद के 4 हैं इनको अलग कर देता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते थे। फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कौन सा ग्रह है, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है, 5वें नंबर पर बृहस्पति है। तो बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी। तो क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उन्हीं के कक्षाओं के बीच में स्थित है। तो किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी, एस्ट्रॉइड बेल्ट, या क्षुद्र ग्रह भी पूछें आपसे तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में इनकी स्थिति होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लूटो क्या है? प्लूटो को क्या ग्रह कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है? प्लूटो को क्या उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है? प्लूटो को क्या बौना ग्रह या डॉर्फ प्लेनेट कहा जाता है? तो प्लूटो का स्थिति आज के डेट में क्या है, तो 2006 से पहले प्लूटो को हम प्लेनेट कहते थे। तब उस समय 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो का जो प्लेनेट का डेफिनेशन है वो छीन लिया गया, यानी प्लूटो को जो है प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया और प्लूटो को रखा गया ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में, हिंदी में जिसको हम बौना ग्रह कहते हैं। तो बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में प्लूटो आता है। तो याद रखिएगा प्लूटो आज के डेट में किस स्थिति में है, तो बौना ग्रह कहते हैं या ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उच्चतम औसत घनत्व है? तो उच्चतम औसत घनत्व आपको बताना है। और अभी आपने देखा था कि जो घनत्व है वो किसका ज़्यादा है, आंतरिक ग्रहों का। आंतरिक ग्रहों का जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा। तो बृहस्पति आप हटा दीजिए। ये होता है कि आप अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, मालूम है, तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 में विकल्प चुनना है, पृथ्वी और बुध के बारे में। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बुध की बात करें तो 5.4 है, थोड़ा कम है इसका। तो ओवरऑल पृथ्वी का ज़्यादा है। तो इसलिए जब आपसे पूछेगा किस ग्रह का उच्चतम औसत घनत्व है, आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो राइट आंसर पृथ्वी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों सैटेलाइट की संख्या सबसे अधिक है? तो प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो है, सैटेलाइट्स की संख्या किस ग्रह की सबसे ज़्यादा है? शनि, नेपच्यून, बृहस्पति। तो बृहस्पति की बात करें तो पहले बृहस्पति की ज़्यादा थी, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग शनि या सैटर्न के पास जो है कुल 146 उपग्रह हैं, 146 उपग्रह हैं। और बृहस्पति के पास बात करें तो 95 या 96 एज्यूम कर लेते हैं। बाकी शनि के पास जो है 146 उपग्रह हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। उसी प्रकार से शनि के पास कुल 146 उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। दूसरे नंबर पर बृहस्पति आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रश्न जो है थोड़ा सा क्लैरिटी कर लीजिएगा। क्लैरिटी पहले हम आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जब हमने आपको ये क्लास कराया था, पढ़ाया था, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। जहाँ पर हमने आपको 460 करोड़ वर्ष बताया था, ये 460 करोड़ वर्ष आपको नहीं मानना। अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, चूँकि एनसीईआरटी में ही कन्फ्यूज कर दिया था, एक जगह पे 460 दिया गया, एक जगह पे ऐसा डाटा दिया गया। तो असल में आंसर माना क्या जाएगा, तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास है कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो आपको जो है 380 करोड़ वर्ष आंसर मानना है। तो राइट आंसर यहाँ पर 380 करोड़ वर्ष है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, तो 380 करोड़ वर्ष राइट आंसर होगा। 380 करोड़ को हम 3.8 अरब वर्ष लिख सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई डाटा इससे रिलेटेड आपको नहीं ध्यान रखना। 460 वाला आंकड़ा आप छोड़ दीजिए, उससे आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आपको 380 ही मानना है, या 3.8 अरब वर्ष बिलियन ईयर्स मानना है। तो 3.8 अरब वर्ष याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है। तो ये प्रश्न आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, ये भी प्रश्न आपका एक्सरसाइज में दिया गया है अध्याय नंबर 2 के। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है। 46 लाख वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष। तो 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, बिग बैंग की घटना हुई थी। तो बिग बैंग की घटना हुई थी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 बचे हैं आपके पास। तो कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो 4.6 अरब वर्ष पहले। तो 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है आपका। 4.6 अरब वर्ष को आप 460 करोड़ वर्ष भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण या संशोधन में सहायक नहीं है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है, थोड़ा टफ प्रश्न है, लेकिन ट्राई कीजिए आप लोग। तो कौन सा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल, यानी जो आज का जो वायुमंडल है, यानी जो आप सभी को मालूम होगा कि जो आज का वायुमंडल है, जब आरंभिक वायुमंडल, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वायुमंडल अपने आरंभिक चरण में था, तो जो तब का वायुमंडल था, जो आज का वायुमंडल है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक बहुत बड़ा अंतर किसका था, ऑक्सीजन का। आज ऑक्सीजन आपको मालूम है लगभग 21% ऑक्सीजन है। उस समय पर क्या होता था, तो उस समय पर ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो एकदम से 0 के आसपास थी, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में ऑक्सीजन उस समय था। तो आरंभिक जो वायुमंडल था, आरंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं था। धीरे धीरे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नील हरित शैवालों द्वारा समुद्र में स्टार्ट की गई, तो धीरे धीरे जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ, ऑक्सीजन धीरे धीरे उत्सर्जित हुई और ऑक्सीजन का धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा। फिर काफ़ी समय पश्चात, कई करोड़ों वर्ष के पश्चात वायुमंडल का जो है संशोधन हुआ। तो आज का जो वायुमंडल है, पहले के वायुमंडल से बहुत अंतर है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है जो वायुमंडल के मतलब आज के वायुमंडल के निर्माण या संशोधन में सहायक नहीं है। सौर पवन की बात करें, सोलर विंड की बात करें, तो सौर पवन या सोलर विंड जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं वायुमंडल के निर्माण या संशोधन में, इनकी भूमिका रहती है। गैस उत्सर्जन की बात करें तो आपने देखा कि ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज़्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता गया, ऑक्सीजन बढ़ता गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति है वो संभव हो पाई कि ऑक्सीजन बढ़ता गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता गया। फिर तीसरा ऑप्शन है विभेदन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप सभी को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण अच्छी चीज़ है। नील हरित शैवाल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले समुद्रों में स्टार्ट की गई, जिसके माध्यम से जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हुआ और शोषण हुआ। तो यहाँ पर डी भी है, ए भी है, बी भी है, तो ये जो भी सभी क्या है, सहायक हैं, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण या संशोधन में सहायक रहे हैं। लेकिन जो विभेदन का कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप जो है क्रस्ट मेंटल कोर जो पढ़ते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर,
तो क्रस्ट मेंटल कोर जो होता है इसमें क्या है, विभेदीकरण हुआ है, यानी एक एक लेयर बना है, परत बना है। तो परत बनने की जो प्रक्रिया रहती है ये सब आप जो है किस में देखते हैं, ये आप महाद्वीपों के निर्माण में देखते हैं। महाद्वीपों के निर्माण में क्रस्ट मेंटल कोर जो बनता है इससे रिलेटेड होता है विभेदन। तो विभेदन जो है किसी भी प्रकार से वायुमंडल के निर्माण या संशोधन में सहायक नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सी आंसर क्यों है क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है, इसीलिए इसके पीछे इतना टाइम हमने दिया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। ये भी आपका एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है। पृथ्वी व सूर्य के बीच में पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाने वाला ग्रह, वह ग्रह जो गैसीय है। तो ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, एक्सरसाइज में भी यह प्रश्न है आपका। तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भीतरी ग्रह बोलते हैं। तो सूर्य और बीच में जो है ये 4 ग्रह होते हैं, फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, फिर उसके बाद जो है 4 ग्रह, बाद के 4 ग्रह कुछ इस प्रकार से होता है। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं उन्हीं को हम भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं। राइट आंसर बी है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए प्रश्न का। आखिरी प्रश्न है, ये भी आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कंसीडर किया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो अवधि की बात करें तो कई प्रकार की अवधियाँ होती हैं, जैसे इयॉन्स होते हैं, एरा होता है, पीरियड होता है, इपोच होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी अवधि सबसे लंबी है, कौन सी सबसे बड़ी है, तो इयॉन्स की बात करें तो ये सबसे लंबी है। इयॉन्स से छोटा होता है इरा, एरा से छोटा होता है पीरियड, और सबसे छोटा होता है इपोच। तो आप क्रम से याद रख सकते थे कि इयॉन्स से छोटा एरा, एरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपोच। एनसीईआरटी में बाकायदा पूरा टेबल दिया गया, आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज में प्रश्न दिया गया, पूछा जा सकता है, तो कौन सी अवधि सबसे लंबी है, इयॉन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपके 27 नंबर में से कितने सही हुए हैं। क्लास आपको कैसी लगी। शाम में मिलते हैं आपसे, जब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू का नेक्स्ट क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और साथ में आप कमेंट भी अलग से ज़रूर कर दीजिएगा। जो कमेंट सेक्शन, जो मेन कमेंट सेक्शन है, जहाँ पे आपके जो मार्क्स है 27 नंबर में से कितने आए हैं, ये आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से शाम में।